बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस है। एक्चुअली हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर की मूवमेंट, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर की क्वालिटी और वाटर के बिहेवियर की स्टडी का नाम है। हमारे पास जितने भी वाटर के रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो लेक्स में हो, रिवर्स में हो, ग्राउंड वाटर एक्यूफर्स हो या एटमॉस्फेयर में पाया जाए, उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। वाटर का बिहेवियर स्टडी करने के लिए हम मैथमेटिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डिफरेंट साइंटिफिक टेक्निक्स यूज करते हैं कि वाटर को कैसे मैनेज किया जाए, जो अवेलेबल वाटर है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या जहां पर वाटर रिसोर्स को हमने पहुंचाना है वहां तक उसकी क्वालिटी का कैसे ख्याल रखा जाए। तो ये तीनों टेक्निक्स को यूज करते हुए हम वाटर अवेलेबिलिटी की स्टडी करते हैं और डिफरेंट जब इससे वाटर के डिजाइन्स हम करते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, चाहे वो डैम्स हों, चाहे वो ब्रिज हों, चाहे और कोई वाटर अवेलेबिलिटी का कोई स्ट्रक्चर हो, तो इनकी मदद से हम वाटर की मैनेजमेंट को यकीनी बनाते हैं। बट जो हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस इस वजह से भी अहम है कि अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस के बगैर उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी मदद से हम फ्लड मिटिगेशन को स्टडी करते हैं। इसके अलावा राउटिंग मिटिगेशन को भी स्टडी करते हैं और हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस की मदद से हम इसका इंपैक्ट जानते हैं कि जो आजकल क्लाइमेट चेंज का हमारे वाटर रिसोर्सेज पर क्या असर पड़ रहा है। तो हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस के बहुत सारे इंपैक्ट हैं, जिसमें से चंद एक का आज हम जिक्र करेंगे। उसमें सबसे पहला है वाटर मैनेजमेंट। इन तमाम वाटर रिसोर्सेज जहां पे भी पाए जा रहे हैं, चाहे वो लेक्स की फार्म में है, चाहे वो रिवर्स की फार्म में है, चाहे वो डैम्स के रिजर्वायर में स्टोरेज है, तो वाटर के मैनेजमेंट को स्टडी करने के लिए कि वाटर हमारे पास कितना अवेलेबल है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसके अलावा वाटर की क्वालिटी का क्या चेक रखना है, ये सारे के सारे जो वाटर की ये मैनेजमेंट में, इसके अलावा इसमें एग्रीकल्चर में कि कितना हमारे फार्म्स को वाटर रिक्वायर है, उसकी सप्लाई कैसे करनी है, उसका सीपेज कितना है जो उसका ड्यूरिंग द वे, और इसके बाद फॉरेस्ट की स्टडी के लिए भी इसको हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लड एंड ड्राउट मिटिगेशन। जब हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर के लिए तीन चीजों की सबसे पहले हम उसको स्टडी करते हैं। जो उसका सबसे पहला होता है ग्रॉस स्टोरेज, इसके बाद होता है उसका लेफ्ट स्टोरेज और इसके बाद होता है उसका डेड स्टोरेज। इन तमाम स्टोरेज की स्टडी करके हम कोई भी इसका वाटर का जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो इसकी कैपेसिटी इतनी रखी जाती है कि जो हमारे पास पीछे वाटर अवेलेबिलिटी है उसके मुताबिक हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं ताकि वो इजीली पास हो सके और इसमें फ्लड को मिटिगेट किया जा सके। और इसी तरह इसको ड्राउट की मिटिगेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये इसका बहुत अहम पार्ट होता है। जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वाटर रिसोर्सेज पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और जिसकी मदद से सबसे पहले इसके हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस में इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसको हम
EIA बोलते हैं, तो उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डिज़ाइन की बात करें, तो जो कि पहले मैं बता चुका हूं कि कोई भी स्ट्रक्चर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी सबसे पहले वाटर अवेलेबिलिटी को देखा जाता है और फिर उसके जो पॉसिबिलिटी होती है कि उससे फ्लड पास होने की जो एक कैपेसिटी होती है उसको देखा जाता है। और इसके अलावा जो हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस में जितने भी इसके रिलेटेड जो इसके पैरामीटर्स आते हैं उसको भी स्टडी किया जाता है ताकि फ्लड्स को जितना पॉसिबल हो उसको मिटिगेट किया जा सके। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे पास जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है ये मॉनसून में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम मॉनसून का जो 86% वाटर है वो वैसे ही हम वेस्ट कर देते हैं, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से गुजरता हुआ अरेबियन सी में चला जाता है और उसमें से हम सिर्फ 14% जो है वो वाटर यूज कर सकते हैं। तो वाटर अवेलेबिलिटी को स्टोर करने के लिए भी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी बहुत ज़्यादा है कि हम डिफरेंट टाइप्स के रिजर्वायर बनाएं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाएं और इसके साथ साथ फ्लड और ड्राउट की मिटिगेशन को भी यकीनी बनाएं। इसके बाद होता है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट में, तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास एग्रीकल्चर के फार्म्स होते हैं उन तक वाटर को कैसे पहुंचाया जाता है और उससे जो इसकी सीपेज है, सीपेज को कैसे कम किया जा सकता है और एक किस तरह उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके हम एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं। उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अहम होती है जिसको सबसे पहले स्टडी करना होता है। इसके बाद अर्बन प्लानिंग, हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस अर्बन प्लानिंग में इसलिए भी अहमियत इख्तियार करता है कि जो अर्बन प्लानिंग की जो अर्बनाइजेशन होती है, अर्बनाइजेशन का वाटर रिसोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जाहिर है कि वाटर रिसोर्सेज को उसके लिए सीपेज बिल्कुल कम हो जाता है। जब हम डिफरेंट बिल्डिंग्स या प्लाजे बनाते हैं तो उसमें जो वाटर सीपेज होता है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन जो वाटर का ड्रा डाउन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अर्बन प्लानिंग का जो इफेक्ट होता है वो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करता है। और इसके अलावा जो डिफरेंट सिटीज़ में अर्बन में वाटर प्लानिंग जो इसकी ड्रेनेज होती है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए जा सकते हैं और इसको भी अर्बनाइजेशन इसमें स्टडी किया जा सकता है। जी, थैंक यू।